अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है, कैसी तबीयत है सबकी? देखें, पहले तो प्लीज़ मुझे बता दें, क्या मेरी आवाज़ और मेरी स्क्रीन आप लोगों तक क्लियरली पहुंच रही है? एवरीवन, जल्दी से बता दें प्लीज़, सो वी कैन स्टार्ट टुडेस क्लास। बेटा रिप्लाई कर, वेट कर रहा हूँ आप सबके रिप्लाई का। जल्दी से मुझे बता दें, क्या मेरी आवाज़ और मेरी स्क्रीन आप लोग सब तक क्लियरली पहुंच रही है? यस और नो? जल्दी से एवरीवन प्लीज़। अच्छा जी, तो देखें भाई, आज की क्लास ज़रा स्टार्ट करते हैं। हम लोगों का कंपनी अकाउंट्स का टॉपिक चल रहा था, ऐसा ही है गाइस। अब हमने जो है अभी तक कंपनी के कितने क्वेश्चंस कर लिए हैं, देखें मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले ना मैंने आप लोगों को कंपनी का ये क्वेश्चन कराया था एचवी लिमिटेड वाला, जिसमें इनकम स्टेटमेंट और सोशी बनानी थी, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन था बेटा। इसके बाद जो मैंने आप लोगों को सेकंड क्वेश्चन कराया था वो ये था सर, एसओएफपी वाला एस ये दूसरा क्वेश्चन था बेटा, एमपीटी लिमिटेड वाला, जिसमें कंपनी की एसओएफपी बनानी थी गाइज, ओके। ये करने के बाद बेटा ये दोनों क्वेश्चंस हमने कर लिए थे। उसके बाद एक थर्ड क्वेश्चन मैंने स्टार्ट करा था सर, ये था थर्ड क्वेश्चन सी लिमिट वाला। अब इसके अंदर सिर्फ हमने पार्ट ए करा था, ऐसा ही है। पार्ट ए कर लिया था बेटा, इसका पार्ट बी सी हमें करना नहीं था, वो रेशियो से रिलेटेड था। अच्छा, पार्ट डी हमें करना था, लेकिन मैंने आपको क्या बोला था, ये जो पार्ट डी थ्योरी है ना, ये मैं आपके साथ नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा। तो जरूर बिल्कुल बेटा, आज पार्ट डी जो थ्योरी पार्ट है इसका, ये भी हम लोग डिस्कस करते हैं। लेकिन इससे पहले मुझे कुछ एक आध क्वेश्चन कराना है, पहले हम वो कर लेते हैं, फिर एंड में ये थ्योरी पार्ट इसका डिस्कस करते हैं, जो लास्ट क्लास में रिमेनिंग था ना। ठीक है, तो आ जाए जरा। आज जो आपको क्वेश्चन कराने हैं ना बेटा, तीन हो चुके हैं, फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन आज कराना है। सर वो क्वेश्चन ये रहा, वेट मैं आपके सामने खोल लेता हूँ गाइस। एवरीवन, यस सर, ये क्वेश्चन हमने करना है एवरीवन। बेटा ये क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं, ये क्वेश्चन भी कंप्लीट करना है, और इसके बाद एक और क्वेश्चन है गाइस, वो भी कंप्लीट करना है। तो बेटा सबका फोकस क्वेश्चन पर हो, ठीक है। एवरीवन बहुत गौर से क्वेश्चन समझना है, ठीक है। सबका फोकस क्वेश्चन पर हो, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ एवरीवन, ओके। भाई सवाल क्या कह रहा है? बी लिमिटेड हैड द फॉलोइंग बैलेंसेस इन द बुक्स एट 30th अप्रैल 2017। सर कंपनी का नाम है बी लिमिटेड, और बी लिमिटेड कंपनी के फॉलोइंग बैलेंसेस, ये सारे बैलेंसेस गिवन है इन द बुक्स एट, सर कब के बैलेंसेस गिवन है? 30th अप्रैल 2017। सर जो 30th डेट होती है ना, वो ईयर एंड की डेट होती है। तो बेटा ये सारे आपको कौन से बैलेंसेस गिवन है? क्लोजिंग बैलेंसेस, ईयर एंड के बैलेंसेस गिवन है ना गाइस। तो ये सारे के सारे क्या हैं? ये क्लोजिंग बैलेंसेस हैं। लेकिन जब आपने इनको देखा तो देखें, अच्छा एक बात मुझे प्लीज बताएं, अगर बिजनेस का ईयर, कंपनी का ईयर एंड हो रहा है 30th अप्रैल 2017, तो बेटा ईयर स्टार्ट कब होता होगा? ईयर स्टार्ट होता होगा 2016 में। कब सर? अब 30th अप्रैल को स्टार्ट होता है तो नेक्स्ट डे, हर हर नेक्स्ट डे क्या है? अप्रैल के बाद में फर्स्ट में, हर साल फर्स्ट में को स्टार्ट होता होगा। अब 30th अप्रैल 17 में खत्म हुआ है, तो बेटा स्टार्ट हुआ होगा 1 मई 2016 को। ऐसा ही है गाइस। तो ये आपके ईयर स्टार्ट की डेट हो गई, एंड ये आपकी ईयर एंड की डेट हो गई, ठीक है। तो अब बेटा आपको साल के आखिर में सारे बैलेंसेस गिवन थे, लेकिन जब आपने देखा तो रिटेन्ड प्रॉफिट्स के आगे डेट क्या लिखी है? 1 मई 2016, दैट इज ईयर स्टार्ट की डेट। मतलब ये रिटेन अर्निंग का गाइस ओपनिंग बैलेंस है, क्योंकि इसके आगे साल की शुरू की डेट डली हुई है ना, ठीक है। और जनरल रिजर्व 1 मई 2016, सर ये भी क्या है? सर ये भी ओपनिंग बैलेंस है। जनरल रिजर्व के आगे भी बेटा साल की शुरू की डेट गिवन है। तो अगर साल की शुरू की डेट लिखी हुई है आगे, तो आप वो ओपनिंग बैलेंसेस हैं, मतलब ये रिटेन प्रॉफिट का ओपनिंग बैलेंस और ये जनरल रिजर्व का ओपनिंग बैलेंस। सर अब बाकी जो चार चीजें हैं, इनके आगे ईयर एंड की डेट नहीं दी हुई, मतलब ये जो चारों चीजें हैं, ये सर ये क्लोजिंग बैलेंसेस हैं, ओके। हाँ, जिसके आगे ईयर स्टार्ट की डेट लिखी है वो ओपनिंग बैलेंस है। तो बेटा रिटेन प्रॉफिट्स का ओपनिंग बैलेंस इज 4,10,000, जनरल रिजर्व का ओपनिंग बैलेंस इज 75,000। डिबेंचर्स बेटा आपने ईयर एंड पर कितने के लिए हुए हैं? 80,000 के। इशूड ऑर्डिनरी शेयर, इशूड शेयर कैपिटल ऑर्डिनरी शेयर, अब ये देखो, ये आपको जो ऑर्डिनरी शेयर का बैलेंस गिवन है बेटा 200,000, ये कौन सा बैलेंस है बेटा? ये क्लोजिंग बैलेंस है। ये ओपनिंग बैलेंस नहीं ऑर्डिनरी शेयर का, ये क्लोजिंग बैलेंस है, ओके। अब उसके बाद इंटरिम डिविडेंड पेड ऑन ऑर्डिनरी शेयर्स, सर इस ड्यूरिंग दिस ईयर आपने इंटरिम डिविडेंड कितना पे करा? सर 10,000 टोटल इंटरिम डिविडेंड जो करंट ईयर का आपने पे करा। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड, सर प्रॉफिट कितना है करंट ईयर एंड का? सर प्रॉफिट इज 90,000, ठीक है, प्रॉफिट भी आपको गिवन है 90,000। अब सर आ जाए जरा एडिशनल इंफॉर्मेशन। पहला पॉइंट पढ़ते हैं सर, वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस, बहुत गौर से सुनिएगा। और अभी जो मैं बातें करने वाला हूं ना, उसका जवाब आप लोगों ने मुझे देना है, ओके एवरीवन। क्या लिखा हुआ है? ऑन फर्स्ट में 2016 मतलब फर्स्ट डे ऑफ द ईयर, साल का पहला दिन।
आप लोग ऊपर जाएं, ईयर स्टार्ट फर्स्ट में 2016 को हो रहा है ना, तो बेटा साल का पहला दिन फर्स्ट में 2016, एन एडिशनल 50,000 ऑर्डिनरी शेयर्स, क्या लिखा है, एडिशनल 50,000 ऑर्डिनरी शेयर्स ऑफ $1 ईच हैड बीन इशूड। सर साल के पहले दिन 50,000 शेयर्स इशू करे, मतलब साल के पहले दिन 50,000 शेयर्स बेचे ऑर्डिनरी शेयर शेयर होल्डर को, ऑफ $1 ईच, एक शेयर 1 रुपए का बेचा। तो सर टोटल कितने रुपए के शेयर्स बेचे, सर 50,000 शेयर्स बेचे, एक शेयर 1 रुपए का, तो मल्टीप्लाइड बाय 1, तो बेटा कितना इनकी वैल्यू कितनी आ गई, $50,000 अमाउंट आ गया ना ये, कि भाई 50,000 के हमने शेयर्स बेचे फर्स्ट डे ऑफ द ईयर, साल के पहले दिन। तो बेटा अब मुझे एक सवाल है आप लोगों से, प्लीज इसको समझना और थोड़ा सोच कर जवाब देना। सर साल के पहले दिन $50,000 के हमने नए शेयर्स इशू करे, मतलब नए शेयर्स बेचे, ठीक है, और आपको ऑर्डिनरी शेयर का जो बेटा यहाँ पर ऊपर गिवन है ना, ये कौन सा बैलेंस है, सर ये ऑर्डिनरी शेयर का ये जो आपको गिवन है ना सर, ये तो ऑर्डिनरी शेयर का क्लोजिंग बैलेंस है। तो साल के आखिर में गाइस, साल के आखिर में 2 लाख रुपए के शेयर्स पड़े हुए थे, साल के आखिर में कितने के शेयर्स पड़े हुए थे, 2 लाख रुपए के, साल के आखिर में 2 लाख रुपए के शेयर्स पड़े हुए थे, ऐसा ही है। और साल के पहले दिन, और साल के पहले दिन 50,000 नए शेयर्स, $50,000 के नए शेयर्स इशू किए, ठीक है। तो अब मेरा आपसे सवाल क्या है, व्हाट विल बी द ओपनिंग बैलेंस ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स, व्हाट विल बी द ओपनिंग बैलेंस ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स, क्या कोई जवाब दे सकता है बेटा। दूसरा 3,50,000, नो नॉट एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं, 3,50,000 कहां से आया ये, 1,50,000, यस, यस यस यस, 1,50,000 विल बी द ओपनिंग बैलेंस ना। बेसिक कॉमन सेंस गाइस, बेसिक कॉमन सेंस। साल के आखिर में $2,00,000 के टोटल शेयर इशू हुए हैं, क्लोजिंग बैलेंस 2,00,000 है। अब वो कह रहे हैं साल के पहले दिन 50,000 के नए शेयर इशू करे, $50,000 के नए शेयर इशू करे, तो बेटा पहले से कितने शेयर्स पड़े होंगे, 1,50,000 के शेयर्स पड़े होंगे ना, 1,50,000 के शेयर्स पड़े होंगे, तभी उसमें 50,000 शेयर्स और इशू करे साल के पहले दिन, तभी क्लोजिंग बैलेंस आ रहा था ना 200,000, ठीक है। तो वैसे आपने अभी ओपनिंग बैलेंस मांगा नहीं है, अगर मैं रिक्वायरमेंट पर जाऊं, अगर मैं नीचे रिक्वायरमेंट पर जाऊं गाइस, तो देखिए रिक्वायरमेंट क्या था, प्रिपेयर द स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी, करंट ईयर की सोची बनानी है। अब उसमें इसने ऑर्डिनरी शेयर का ओपनिंग बैलेंस आपको खुद डालकर दिया हुआ है, लेकिन सर हर सवाल में थोड़ी ना डालकर देगा। अगर यहां पर नहीं डालकर दिया हुआ होता, आप लोग सपोज करें अगर यहां पर नहीं डालकर दिया हुआ था, यहां पर जो है खुद डालना होता बैलेंस बीडी, तो बच्चे बताऊं क्या करते हैं, बच्चे गलती ये कर कर आते हैं, ऊपर जाते हैं, बोलते हैं ओ ऑर्डिनरी शेयर्स का बैलेंस 200,000 है, तो ओपनिंग बैलेंस यहां पर बेटा कितना ले लेते हैं, 200,000। दैट इज रॉन्ग, दैट इज रॉन्ग, ऐसा नहीं है बेटा। ये आपको थोड़ा सा ख्याल रखना है, ये ऑर्डिनरी शेयर का क्लोजिंग बैलेंस है बेटा, ये तो क्लोजिंग बैलेंस में आएगा 200,000, ओपनिंग बैलेंस कितना होगा, बेसिक कॉमन सेंस। सर क्लोजिंग बैलेंस इज 200,000, $200,000 के शेयर ईयर एंड तक हमने इशू करे हुए हैं, और वो बोल रहा है कि भाई फर्स्ट डे ऑफ द ईयर हमने $50,000 के नए शेयर इशू करे, तो बेटा पहले से कितने रुपए के शेयर इशू हुए होंगे, 1,50,000 के हुए होंगे ना, क्योंकि करंट ईयर में 50,000 के और इशू करे, तभी तो क्लोजिंग बैलेंस 200,000 आ रहा होगा, 1,50,000 प्लस 50,000 200,000 आ रहा होगा, गॉट इट। तो बेटा खैर, वैसे तो आपको बैलेंस भी डाल कर दिया होता। तो पहले तो प्लीज मुझे बता दें, यहां पर जो मैंने आप लोगों के साथ बात की है, क्या वो सबको समझ आई है, येस और नो। सर जल्दी से रिप्लाई करके बताएं, येस और नो, इज इट क्लियर गाइस, इज इट क्लियर और नॉट बेटा, इज इट क्लियर और नॉट, जल्दी से बता दें प्लीज एवरीवन, वेटिंग फॉर द रिप्लाई गाइस, जल्दी से सब बता दें सो वी कैन स्टार्ट। ओके मीत, मैं भेज दूंगा इंशाल्लाह टुडे। अच्छा जी, अब सर आगे क्या लिखा है गाइस, ऑन 30th April 2017 द डायरेक्टर्स, ऑन 30th April 2017 द डायरेक्टर्स ट्रांसफर्ड 50,000 टू द जनरल रिजर्व। सर डायरेक्टर्स ने 50,000 जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया, आपको पता है ना कहाँ से ट्रांसफर करते हैं जनरल रिजर्व में, रिटेन्ड अर्निंग से या रिटेन प्रॉफिट से अमाउंट ट्रांसफर कर देते हैं जनरल रिजर्व में, 50,000 ट्रांसफर करे, ओके, एट द ईयर एंड, ठीक है। उसके बाद एट द ईयर एंड पेड अ फाइनल ऑर्डिनरी डिविडेंड। सर फाइनल डिविडेंड पे कर रहे हैं, तो ये लास्ट ईयर का फाइनल होगा ना, लास्ट ईयर का फाइनल होगा तभी करंट ईयर में पे हो रहा है, क्योंकि करंट ईयर का फाइनल होता तो प्रपोज होता, वो तो इग्नोर कर देते, लेकिन पे करा है बेटा फाइनल डिविडेंड, ये लास्ट ईयर का फाइनल डिविडेंड है जो करंट ईयर में पे करा। लेकिन आगे क्या लिखा है, पेड अ फाइनल डिविडेंड ऑफ 0.10 पर शेयर। सर पर शेयर डिविडेंड पे करा है 0.10, क्या हमें पर शेयर डिविडेंड चाहिए होता है, नो सर हमें पर शेयर डिविडेंड नहीं चाहिए होता, सर हमें टोटल डिविडेंड चाहिए होता है, सर हमें टोटल डिविडेंड चाहिए होता है। टोटल डिविडेंड कैसे निकलेगा बेटा, जब आपको पर शेयर डिविडेंड गिवन हो, आप पर शेयर डिविडेंड लें, मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स कर दें, ओके। तो बेटा पर शेयर डिविडेंड इज 0.01,
मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, 0.01 मल्टीप्लाइड बाय हाउ मच इज द नंबर ऑफ शेयर्स, बेटा नंबर ऑफ शेयर्स से मल्टीप्लाई कर दे। नंबर ऑफ शेयर्स का क्या सीन है गाइस? अब देखो ये डिविडेंड किस डेट को हमने पे करा है, ईयर एंड की डेट को पे करा है ना, तो ईयर एंड पर जितने शेयर्स पड़े होंगे सब पे होगा। जिस डेट को पे हो रहा है उस डेट तक जितने शेयर्स इशू हो चुके हैं ना, ठीक है, जितने शेयर्स इशू हो चुके हैं सबको पे करते हैं हम लोग, ठीक है। यस निमरा माय बैड, 0.10 है, ओके। 0.10 मल्टीप्लाइड बाय बेटा ईयर एंड पर जो शेयर्स की वैल्यू थी वो 200,000 थी। बेटा ये शेयर्स की वैल्यू है, ये नंबर ऑफ शेयर्स नहीं है 200,000। हाँ लेकिन सर एक शेयर 1 रुपए का है, दैट्स वाई नंबर ऑफ शेयर्स भी कितने हो गए, 200,000 ही हो गए ना। एक शेयर 1 रुपए का है तो 200,000 वैल्यू है, तो वही नंबर ऑफ शेयर्स भी होंगे क्योंकि एक शेयर 1 रुपए का ही है, ठीक है। तो बेटा नंबर ऑफ शेयर्स आर 200,000, 0.10 पर शेयर डिविडेंड है, मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स 200,000 शेयर्स। तो बेटा जब आपने मल्टीप्लाई करा यू विल गेट द टोटल डिविडेंड दैट इज $20,000। तो सर ये आपका फाइनल डिविडेंड लास्ट ईयर का आ गया जो करंट ईयर पे हुआ होगा, ठीक है। और इंटरिम डिविडेंड तो आपको ऊपर गिवन था, दैट वाज 10,000, ओके। तो बेटा ये सारी चीजें हमने क्वेश्चन रीड कर कर क्या क्या इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन के अंदर गिवन है वो समझ लिए। अब फटाफट से बेटा पार्ट ए आपके सामने है। पार्ट ए में क्या बोला हुआ है, प्रिपेयर द स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी। सर सोशी बनानी है सर, क्या बनानी है गाइस? सर स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बनानी है। आ जाए जरा, लेट्स स्टार्ट। सर क्या करना है, बैलेंस सर कॉलम्स आपको बनाकर दिए हैं। प्रेफरेंस शेयर्स थे नहीं तभी प्रेफरेंस शेयर्स का कॉलम नहीं है, बाकी तीनों चीज़ों का कॉलम है। ऑर्डिनरी शेयर, जनरल रिजर्व, रिटेन प्रॉफिट। सर बैलेंस बीडी भी आसानी कर दी आपको डाल कर दिए मैं। अब सर ये भी आसानी कर दी, देखो ये वाली चीज़ें जो होती थी जो हमने लेनी है वो तो हम खुद याद रखते थे ना, मैंने आपको शॉर्टकट भी बताया था, शॉर्ट ट्रिक PTIF शेयर इशू। तो वो भी आपको भी नहीं, वो भी इसने डायरेक्ट खुद लिख कर दे दिए हैं। तो बस वन बाय वन जो जो लिखा हुआ है वो करते जाना है हमें, ठीक है। फिर वर्टिकली सॉल्व कर लेंगे, बैलेंस सीरीज आ जाएंगे, ओके। अब क्या लिखा हुआ है बेटा, शेयर इशू। शेयर इशू में क्या करते थे बेटा, अगर जितने के नए शेयर इशू करे, अगर ऑर्डिनरी शेयर इशू करे ऑर्डिनरी शेयर्स के कॉलम में ऐड कर देते थे, जितने के प्रेफरेंस शेयर इशू करे होते थे वो प्रेफरेंस शेयर के कॉलम में ऐड कर देते थे। सर क्या हमने नए शेयर्स इशू करे करंट ईयर में? यस सर, साल के पहले दिन नए शेयर्स इशू करे थे। सर कितने के नए शेयर्स इशू करे थे? सर 50,000 शेयर्स इशू करे थे। एक शेयर 1 रुपए का था तो उनका अमाउंट बनता है $50,000। तो बेटा $50,000 के नए शेयर्स इशू करे तो यहाँ हम ले लेंगे बेटा 50,000। ऑर्डिनरी शेयर्स इशू करे थे बेटा, तो ऑर्डिनरी शेयर के कॉलम में बेटा 50,000 ऐड हो जाएगा, ओके। उसके बाद गाइस प्रॉफिट, आप लोगों को पता है बेटा, लास्ट क्लास में करवा भी चुका हूँ, समझा भी चुका हूँ। प्रॉफिट बेटा डायरेक्ट जाकर रिटेन प्रॉफिट के कॉलम में ऐड हो जाता है। ऊपर जाएंगे सर, प्रॉफिट हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन था, द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 30 अप्रैल वॉज 90,000। सर नीचे आए, सर 90,000 प्रॉफिट हमने रिटेन अर्निंग के कॉलम में डाल दिया, ओके गाइस। सर उसके बाद जो है ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। सर ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व का क्या सीन होता था, रिटेन प्रॉफिट से पैसे माइनस करते थे, जनरल रिजर्व में ऐड करते थे। सर ऊपर गए, रिटेन प्रॉफिट बेटा, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व था, यस। ट्रांसफर्ड 50,000 टू द जनरल रिजर्व, सर 50,000 जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करें। सर नीचे गए, रिटेन प्रॉफिट से 50,000 माइनस करे और जनरल रिजर्व में बेटा 50,000 क्या कर दिए, ऐड कर दिए, ओके। उसके बाद गाइज डिविडेंड पेड इंटरिम, डिविडेंड पेड फाइनल। सर इंटरिम डिविडेंड और फाइनल डिविडेंड दोनों हमें गिवन है, आपको पता है दोनों डिविडेंड्स बेटा रिटेन अर्निंग के कॉलम से जाकर माइनस हो जाते हैं। तो बेटा ऊपर चलते हैं, इंटरिम डिविडेंड। इंटरिम डिविडेंड कितना है बेटा, इंटरिम डिविडेंड इज 10,000 एंड फाइनल डिविडेंड इज 20,000। लास्ट ईयर का फाइनल डिविडेंड जो करंट ईयर में पे हुआ 20,000, ठीक है। तो 10,000 एंड 20,000, इंटरिम डिविडेंड इज 10,000 एंड फाइनल डिविडेंड इज 20,000, ओके। रिटेन अर्निंग से माइनस कर दिए बेटा, देखो सब हो गया। पी प्रॉफिट, टी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, आई इंटरिम डिविडेंड, एफ फाइनल डिविडेंड और शेयर इशू। सॉरी, ठीक है। सब हो गया बेटा। वर्टिकली सॉल्व करना है आपके पास, इन तीनों के क्लोजिंग बैलेंसेस, बैलेंस सीडी आ जाएंगे, बैलेंसेस एट 30 अप्रैल 2017 आ जाएंगे बेटा। कितना कितना आ रहा है एवरीवन? ऑर्डिनरी शेयर्स का बेटा क्लोजिंग बैलेंस 200,000 आई है जो पहले से गिवन भी था ऊपर, एंड इसका आ गया 1,25,000। सर ये रिटेन अर्निंग का आप लोग बता सकते हैं? 4,10,000 प्लस 90,000 5 lakhs, माइनस 50,000 450,000, माइनस 10,000 440,000, माइनस 20,000 4,20,000 बेटा बैलेंस सीडी आ गया। सर अब ये जो टोटल का कॉलम कैसे फिलअप करना होता है सर, ये रो वाइज टोटल लिखकर बेटा, रो वाइज टोटल कर कर आपने टोटल का कॉलम फिलअप करना है, ओके गाइस। तो आ जाएं, लेट्स स्टार्ट बेटा, जल्दी से इसको देख लेते हैं। शेयर इशू का बेटा ये सेकंड रो का टोटल इज 50,000, थर्ड रो का टोटल इज गाइस 90,000, इसका टोटल इज 0, इसका टोटल इज -10,000 एंड इसका टोटल इज -20,000। सर ये लास्ट रो का टोटल कितना आ रहा है, 2 लाख प्लस 125,000, 325 हो गया बेटा। 325 प्लस 4,20,000, 7,45,000 मेरे ख्याल से, यस। सर सोशी इज रेडी। एनीवन एनी प्रॉब्लम गाइस, गाइस किसी को कोई मसला या क्लियर है जल्दी से बता दें। क्या आप सबको बेटा पूरी सोशी समझ आ चुकी है? यस और नो गाइस जल्दी से बताएं ताकि हम नेक्स्ट पार्ट पर जा सकें।
हाँ जी प्लीज। इज इट क्लियर एवरीवन? क्लियर है बेटा? यस बेटा, शेयर इशू गिवन था ना। ये रहा बेटा, 50,000 शेयर्स इशू करें साल के पहले दिन, और एक शेयर की वैल्यू 1 रुपए थी। तो डॉलर डॉलर 50,000 के शेयर्स इशू करे नए, तो जितने के नए शेयर्स इशू करे बेटा, वो शेयर्स ऑर्डिनरी शेयर के कॉलम में ऐड हो गया ना 50,000। ओके मीत, एवरीवन, आई होप इट्स क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। ओके, नाउ वी आर मूविंग ऑन टू पार्ट बी। सर पार्ट बी क्या कह रहा है गाइस? पार्ट बी क्या कह रहा है? प्रिपेयर एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। सर अब बच्चे बोलते हैं एसओएफपी बनानी है। सर पूरी एसओएफपी नहीं बनानी। सर क्या बनाना है? सर पूरी एसओएफपी नहीं बनानी। सर हमें स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का एक्सट्रैक्ट। एक्सट्रैक्ट का मतलब बेटा थोड़ा सा हिस्सा। क्या बनाना है गाइस? थोड़ा सा हिस्सा बनाना है, एक्सट्रैक्ट बनाना है बेटा, ठीक है। तो अब बेटा वो आगे बताया अभी भी है कौन सा थोड़ा सा हिस्सा बनाना है। एसओएफपी का क्या पार्ट बनाकर दिखाना है, कौन सा थोड़ा सा हिस्सा बनाना है, वो बताया भी है। ठीक है। प्रिपेयर एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन टू शो द इक्विटी रिजर्व्स। सर क्या शो करना है? इक्विटी एंड रिजर्व्स, मतलब इक्विटी का सेक्शन एंड नॉन करंट लायबिलिटी ऑफ बी लिमिटेड टू एट 30 अप्रैल 2017। बेटा जब हम एसओएफपी बनाते हैं सबसे पहले नॉन करंट एसेट लेते हैं, उसका उसका सेक्शन नहीं बनाना। उसके बाद करंट एसेट्स आते हैं, वो सेक्शन भी नहीं बनाना। सर उसके बाद इक्विटी का सेक्शन आता है, यस सर वो बनाना है। इक्विटी के बाद नॉन करंट लायबिलिटी का सेक्शन आता है, यस सर वो बनाना है। नॉन करंट, बस उसके बाद करंट लायबिलिटी का सेक्शन आता है सर, वो भी नहीं बनाना, सिर्फ इक्विटी और नॉन करंट लायबिलिटी का सेक्शन बनाना है बेटा। तो आए जरा आपको बनाकर देते हैं इक्विटी। सर हेडिंग डलती है एसओएफपी में, क्या हेडिंग डलती है? इक्विटी। सर अब इस इक्विटी के सेक्शन में क्या आ जाता है गाइस? ये आपको पता है बेटा, मैंने समझाया था फॉर्मेट्स एक्सप्लेन करते हुए कि ये जो बेटा सोशी बनाकर क्लोजिंग बैलेंसेस आए हैं ना तीनों के, ये एज इट इज इक्विटी के अंदर जो है ना, इक्विटी के सेक्शन में एसओएफ में कॉपी पेस्ट हो जाते हैं। 200,000, 125,000, 4,20,000। ओके, 200,000, 1,50,000, 4,20,000। ऑर्डिनरी शेयर्स, जनरल रिजर्व्स एंड रिटेन्ड अर्निंग्स। एडअप करा, फाइनल आंसर राइट कॉलम में। ठीक है। 200,000 प्लस 150,000 प्लस 420,000 कितना आ गया बेटा? 7 लाख। ओ सॉरी, 1,25,000 है ना, ये माय बैड माय बैड। 1,25,000 है, 1,50,000 नहीं है, 1,25,000 है। निम्रा आप कह रहे हो बेटा रिटेन अर्निंग्स 370 नहीं आ रहा ना, दोबारा चेक कर लें बेटा। 4,10,000 प्लस 90,000, 5 लैक्स हो गया। 5 लैक्स में से आप माइनस करें 50,000, 4,50,000 हो गया। माइनस करें 10,000, 4,40,000 हो गया। माइनस करें 20,000, तो 4,20,000 आएगा ना बेटा। कॉरेक्ट, 370 नहीं आ रहा। तो 200,000 प्लस 125,000 प्लस 420,000, ये 7,45,000 बेटा इक्विटी का फाइनल आंसर आ गया। 7,45,000 इक्विटी का फाइनल आंसर आ गया। सर इक्विटी के बाद क्या हेडिंग डलती है गाइस? इक्विटी के बाद हेडिंग डलती है नॉन करंट लायबिलिटी की। सर इक्विटी के बाद हेडिंग डालेंगे नॉन करंट लायबिलिटी की बेटा। आपको पता है कंपनी बिजनेस में मैक्सिमम दो नॉन करंट लायबिलिटीज हो सकती हैं। एक हो सकती है, दो नॉन करंट लायबिलिटीज हो सकती हैं, एक हो सकती है लॉन्ग टर्म बैंक लोन और दूसरा हो सकता है डिबेंचर्स, ठीक है। तो बेटा देख लेते हैं जितनी नॉन करंट लायबिलिटी है पहले कॉलम में ले लेते हैं, ठीक है। ऊपर चलते हैं बेटा, आपको गिवन है सर कितनी नॉन करंट लायबिलिटीज हैं। सर लॉन्ग बैंक लोन तो कहीं नजर नहीं आ रहा, बैंक लोन नहीं है। हाँ एक नॉन करंट लायबिलिटी है सर, दैट इज डिबेंचर्स। कितने का डिबेंचर लोन लिया हुआ है हमने? फिर 80,000 का। नीचे चलते हैं बेटा, और एक ही नॉन करंट लायबिलिटी है, डायरेक्ट फाइनल आंसर कॉलम पे चली जाएगी, दैट इज 80,000, दैट इज डिबेंचर्स। सर इक्विटी प्लस नॉन करंट लायबिलिटी एडअप करा बेटा, फाइनल आंसर आ जाएगा कितना? बस ये आपने बेटा एसओएफपी का बस इक्विटी वाला सेक्शन और नॉन करंट लायबिलिटी वाला सेक्शन निकाल कर यहाँ बनाकर दिखा दिया, और कुछ नहीं बनाना था। सर ये हमारे पास आ रहा है 8,25,000 बस। सर एक्सट्रैक्ट बना दिया एसओएफपी का, दोनों सेक्शंस बनाकर दिखा दिए जो उसने एसओएफपी के मांगे थे। क्लियर है गाइस? यस और नो जल्दी से बता दें। सर अगर ये पार्ट भी आप लोगों को क्लियर है
तो आपको पार्ट सी दिखाते हैं सर, बहुत ही इजी पार्ट, बहुत ही आसान पार्ट। एक्सप्लेन टू डिफरेंसेस बिटवीन ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। सर ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के बहुत सारे डिफरेंसेस आपको पहले ही बता चुके हैं। सबसे आसान इजी वाले दो डिफरेंस क्या है? ऑर्डिनरी शेयर होल्डर का डिविडेंड का रेट फिक्स नहीं होता, प्रेफरेंस शेयर होल्डर का डिविडेंड का रेट फिक्स होता है, पहला डिफरेंस। दूसरा, ऑर्डिनरी शेयर होल्डर के पास कंपनी मीटिंग में वोटिंग राइट्स होते हैं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर के पास कंपनी मीटिंग में वोटिंग राइट्स नहीं होते। ये दो सबसे आसान इजी डिफरेंसेस जो आप याद रख सकते हैं। इसके अलावा और भी डिफरेंसेस आपको बताए थे बेटा, कि ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड बाद में मिलता है, पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को मिलता है। एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर के पैसे वापसी किए जाते हैं, फिर ऑर्डिनरी शेयर होल्डर के किए जाते हैं। ऑर्डिनरी शेयर ट्रू ओनर है, प्रेफरेंस शेयर ट्रू ओनर नहीं है। सही है, तो बेटा ये सारे डिफरेंस भी हो सकते हैं। तो सर यहाँ आप दो डिफरेंसेस लिख देते ऑर्डिनरी शेयर प्रेफरेंस शेयर्स के बीच में, बेटा आपको 4 मार्क्स यहाँ पर फ्री के मिल जाते। ओके, अब इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है बेटा, फिर ये क्वेश्चन खत्म हो गया एवरीवन। सर क्या कह रहा है लास्ट पार्ट? यस, ऑर्डिनरी शेयर्स आर ट्रू ओनर, क्योंकि उनका सारा रिस्क होता है, प्रेफरेंस शेयर आर नॉट द ट्रू ओनर्स। ओके बेटा, पार्ट डी, क्या सब रेडी हैं बेटा? पार्ट डी स्टार्ट करें, यस और नो? सर पार्ट डी स्टार्ट करें, हाँ या ना? क्लियर है बेटा, ये दोनों पार्ट्स क्लियर थे, पार्ट बी एंड सी सबको क्लियर है? तो जल्दी से बताएं, ताकि हम पार्ट डी करें बेटा, ये क्वेश्चन खत्म करें जल्दी से। ओके गाइस, पार्ट डी क्या लिखा है? सर पार्ट डी क्या कह रहा है? सर पार्ट डी हमसे क्या कह रहा है? स्टेट टू पॉसिबल रीजंस व्हाई द डायरेक्टर ऑफ बी लिमिटेड हैव ट्रांसफर्ड $50,000 टू द जनरल रिजर्व। दोबारा सुन लें, स्टेट टू पॉसिबल रीजंस, दो रीजंस बताने हैं व्हाई द डायरेक्टर्स ऑफ बी लिमिटेड हैव ट्रांसफर्ड 50,000 टू द जनरल रिजर्व। सर बी लिमिटेड ने 50,000 जनरल रिजर्व में क्यों ट्रांसफर करे? फॉर फ्यूचर इमरजेंसीज करते हैं ना हम जनरल रिजर्व में ट्रांसफर। अब सर क्या फ्यूचर इमरजेंसीज, कोई दो बता दें। सर आप यहाँ लिख सकते हैं, हो सकता है फ्यूचर में कोई नॉन करंट एसेट खरीदना हो, परचेज करना हो, दैट्स वाई अभी से जनरल रिजर्व में पैसे डालकर जमा कर रहे हैं, ठीक है? या मैंने बोला था ना, हो सकता है फ्यूचर में हमारे पास पैसे ना हो डिविडेंड पे करने के लिए, तो फिर ये जनरल रिजर्व यूज करते हैं। क्या बोलते हैं, क्या लिखाया था मैंने? एक यूज लिखवाया था इसकी डेफिनेशन लिखते वक्त, टू स्मूथ द एनुअल डिविडेंड, एनुअल डिविडेंड में रुकावट ना आए, ठीक है, उसके लिए हम पैसे जनरल रिजर्व में जमा कर रहे होते हैं। तो आप लिख सकते हैं यहाँ क्या, टू यूज, टू स्मूथ द एनुअल डिविडेंड, टू स्मूथ द एनुअल डिविडेंड। या आप लिख सकते हैं, ठीक है, परचेज नॉन करेंट एसेट इन फ्यूचर, टू परचेज नॉन करेंट एसेट इन फ्यूचर। ठीक है, इसके लिए हो सकता है अभी से ही जनरल रिजर्व में पैसे डालकर जमा कर रहे हो, ठीक है? यस यस यस, वो यही वाली बात हो गई ना मीत बेटा, ठीक है? फ्यूचर में ऐसी सिचुएशन आ सकती है, तभी अभी से ही जनरल रिजर्व में पैसे डालकर क्या कर रहे हैं बेटा, जमा कर रहे हैं। क्लियर है गाइस? तो ये हमारा बेटा पार्ट डी भी डन, और ये हमारा 20 मार्क्स का क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। सर अगर ये पूरा क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर है, आई होप क्लियर हो, इजी सा क्वेश्चन था बेटा, देखो कितना जल्दी से हो गया। ठीक है, तो इसी के नीचे बेटा एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए और है, ये भी हमने बेटा साथ आज सॉल्व करना है, ठीक है? इंशाल्लाह आज कंपनी के टॉपिक को वाइंड अप करेंगे, कंपनी का पूरा लेक्चर भेजूंगा, साथ में इसके क्लास वर्क क्वेश्चंस भी भेजूंगा और होमवर्क क्वेश्चंस भी भेजूंगा, ठीक है? हाँ जी, ताकि हम नेक्स्ट क्लास से जो है अपना नया टॉपिक स्टार्ट कर सकें। ओके गाइस, अब बेटा क्या सब रेडी हैं, स्टार्ट करें? क्या सब रेडी हैं बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं, सेकंड क्वेश्चन जो आज सॉल्व करना है, आ जाएं जरा इस क्वेश्चन को भी देखते हैं, ठीक है? अब जो है ये क्या कह रहा है ये वाला क्वेश्चन? सर ये क्वेश्चन हमसे कह रहा है, एवरीवन, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल फॉर बी लिमिटेड। सर इधर भी कंपनी का नाम क्या है? सर कंपनी का नाम है बी लिमिटेड, और कब के बैलेंसेस गिवन है? एट 31 अगस्त 2018। सर 31 अगस्त 2018 मतलब ईयर एंड ना बेटा, 31 डेट ईयर एंड की डेट होती है। तो बेटा अब बी लिमिटेड कंपनी है, उसकी फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, बेटा ये सारी कंपनी की इन्फॉर्मेशन गिवन है एट 31 अगस्त 2018, मतलब ईयर एंड की इन्फॉर्मेशन गिवन है। अब मुझे एक बात बताओ बेटा, अगर ईयर एंड होता है 31 अगस्त 2018 को, तो बेटा ये ईयर स्टार्ट कब होता होगा? 2017 में, अगस्त के बाद सितंबर, 1 सितंबर 2017 ईयर स्टार्ट, एंड 31 अगस्त 2018 ईयर एंड। बेटा ये ईयर स्टार्ट की डेट हो गई, ये ईयर एंड की डेट हो गई, ओके? एंड अब आपको बेटा क्या बनाकर दी हुई है? आपको स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बनाकर दी हुई है। सर सोशी बनाकर दी हुई है इन द क्वेश्चन, बनानी नहीं है सोशी, अब आपको स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बनाकर दी हुई है,
आप देख सकते हैं बेटा, ऑर्डिनरी शेयर का ओपनिंग बैलेंस, जनरल रिजर्व का ओपनिंग बैलेंस, रिटेन अर्निंग का ओपनिंग बैलेंस। प्रॉफिट जाकर करंट ईयर का रिटेन अर्निंग्स में ऐड कर दिया, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, जो करे पैसे रिटेन अर्निंग से माइनस करें और जनरल रिजर्व में ऐड करें। और बेटा ये डिविडेंड पेड रिटेन अर्निंग से माइनस कर दिया। अब गौर से मेरी बात सुनिएगा एवरीवन प्लीज, गौर से मेरी बात सुनिएगा। डिविडेंड पेड, ओके सर, अब यहां पर जो है आपको डिविडेंड पेड गिवन है 21,000। अब मैंने आपको पास्ट क्लासेस में एक बात बताई है, मैंने पास्ट क्लासेस में एक बात आप लोगों को बताई है कि कभी कभार इंटरिम डिविडेंड और लास्ट ईयर का फाइनल डिविडेंड अलग अलग गिवन होता है, लेकिन कभी कभार वो मिलाकर गिवन होता है। जब डिविडेंड पेड लिख कर दिया हुआ हो ना, तो इसका मतलब है इसमें इंटरिम डिविडेंड भी है, लास्ट ईयर का फाइनल डिविडेंड भी है, दोनों मिलाकर गिवन है। ओके, तो बेटा ये आपका डिविडेंड पेड, इसमें इंटरिम लास्ट ईयर का, करंट ईयर का इंटरिम और लास्ट ईयर का फाइनल दोनों इंक्लूडेड है, साथ ही माइनस हो गए, ठीक है। और फिर आपके पास इन तीनों के जो है ना क्लोजिंग बैलेंस निकल गए। ओके, अब ये सोशी बनाकर दी हुई थी बेटा करंट इस वाले ईयर की, ठीक है। और अब नीचे अगर आए, अगर नीचे आए तो बहुत गौर से सुनना है सबने। अदर बैलेंसेज एट 31 अगस्त 2018, सर ईयर एंड पर, ईयर एंड की डेट डली हुई है, ईयर एंड पर और अदर बैलेंसेस दिए हुए हैं कंपनी के, बेटा क्या क्या दिए हुए हैं जल्दी से देख लेते हैं। सर ईयर एंड का ट्रेड पेबल का बैलेंस, सर ईयर एंड तक डिबेंचर लोन कितने का लिया हुआ है करंट ईयर में। अच्छा अब देखिए डिबेंचर इंटरेस्ट होंगे, ये क्या है बेटा, इंटरेस्ट एक एक्सपेंस है, एक्सपेंस अक्रूड, याद है ना सबको। एक्सपेंस अक्रूड का मतलब करंट ईयर का एक्सपेंस था, पे करना था, पे नहीं करा, सामने वाला पैसे मांगता होगा, पेबल अदर पेबल। सर ये अदर पेबल है, करंट लायबिलिटी में जाते हैं। ओके, उसके बाद गाइस जनरल एक्सपेंस ओइंग, सर ये भी एक्सपेंस अक्रूड, करंट ईयर का एक्सपेंस था, पे करना था, पे नहीं करा, सामने वाला पैसे मांगता होगा, पेबल अदर पेबल। सर ये भी अदर पेबल है, करंट लायबिलिटी में जाता है, एसओएफपी में, याद है ना एक्सपेंस अक्रूड। ओके सर 5% बैंक लोन, अब बैंक लोन बेटा ईयर एंड पर कितने का लिया हुआ है, 40,000 का बैंक लोन लिया हुआ है। लेकिन सर अब बैंक लोन लॉन्ग टर्म भी हो सकता है, शॉर्ट टर्म भी हो सकता है। सर ये वाला जो बैंक लोन है, क्या ये लॉन्ग टर्म बैंक लोन है या शॉर्ट टर्म बैंक लोन है। सर देखें अभी हम किस डेट पर हैं, ईयर एंड की डेट पर है 31 अगस्त 2018। अब इस डेट से हम चेक कर लेते हैं कि एक साल बाद वापसी करना है या एक साल से पहले पहले वापसी करना है। अब लिखा हुआ है 31 अगस्त 2018 इज द करंट डेट, हमें वापस करना है 31 मई 2019। काउंट करें बेटा, अगस्त के बाद सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। सर मतलब ये तो 9 मंथ्स के बाद रीपे करना है, एक साल से पहले पहले रीपे करना है। तो यस मीत यू आर करेक्ट, दिस इज अ शॉर्ट टर्म बैंक लोन, दिस इज अ शॉर्ट टर्म बैंक लोन। ओके, करंट लायबिलिटी में जाता है। ओके बेटा, शॉर्ट टर्म बैंक लोन। तो बेटा ये इंफॉर्मेशन आपको सारी गिवन थी। अच्छा ये लास्ट चीज भूल नहीं जाइएगा प्लीज भाई, क्या लिखा हुआ है, एडिशनल इंफॉर्मेशन, बी लिमिटेड हैड इशूड 300,000 ऑर्डिनरी शेयर्स। अब बच्चे यहां पर थोड़ा सा ना कंफ्यूज होते हैं, बच्चे पूछ रहे होते हैं, यहां लिखा है बी लिमिटेड हैड इशूड 300,000 ऑर्डिनरी शेयर्स। बच्चे बोलते हैं सर ये शेयर इशू है, कंपनी ने नए शेयर इशू करे। नो बेटा, अगर शेयर इशू होता, कंपनी ने नए शेयर इशू किए होते तो यहाँ ऑर्डिनरी शेयर के कॉलम में ऐड हुए होते ना। सर ये कंपनी ने लिखा है कंपनी हैड इशूड। ये जो आपको ओपनिंग बैलेंस गिवन है ना, और जो क्लोजिंग बैलेंस भी सेम ही है, कि भाई साल के आखिर में ये अमाउंट है शेयर्स का, कि भाई ईयर एंड तक कितने के शेयर्स कंपनी ने इशू किए हुए हैं, बस $1,50,000 के, ये अमाउंट है। बोला ये शेयर्स की वैल्यू है, नंबर ऑफ शेयर्स, इन शेयर्स की वैल्यू के नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, 300,000 शेयर्स हैं, ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछूं एक शेयर की वैल्यू कितनी है, तो आप लोगों का जवाब क्या होना चाहिए, आप लोगों को बोलना चाहिए सर एक शेयर की वैल्यू 0.5 है, क्योंकि देखें ना टोटल शेयर्स की वैल्यू है 1,50,000, ऐसा ही है, और नंबर ऑफ शेयर इनके हैं 300,000। तो जब आपको एक शेयर की वैल्यू चाहिए तो आप क्या करते हो, आपको पर शेयर वैल्यू चाहिए, तो शेयर्स की जो टोटल वैल्यू है उसको डिवाइड कर देते हो नंबर ऑफ शेयर्स से। तो देखो शेयर्स की टोटल वैल्यू है 1,50,000, ओके, और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, 300,000। तो आपके पास पर शेयर की वैल्यू आ गई, दैट इज $0.5। इसका मतलब ये है कि एक शेयर की वैल्यू 0.5 है और टोटल 3 लाख शेयर्स हैं, तो 3 लाख मल्टीप्लाइड बाय 0.5, तब जाकर शेयर्स की वैल्यू बन रही है 1,50,000। ये सीन है इधर बेटा, ठीक है। तो टोटल हमने 3 लाख शेयर्स कंपनी ने टोटल इशू करे हुए हैं, ठीक है। अब सर पार्ट ए पर चलते हैं, कहाँ पर चलते हैं सर। आई होप सारी इंफॉर्मेशन बेटा जो क्वेश्चन में गिवन थी मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया, आप लोगों को समझ आई हो। अब नाउ वी विल मूव ऑन टू द क्वेश्चन सर। सर पार्ट ए, सर पार्ट ए क्या कह रहा है, एक्सप्लेन व्हाई डिबेंचर्स आर नॉट इंक्लूडेड इन स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी। सर बहुत ही इजी सवाल, डिबेंचर्स सोशी में इंक्लूड क्यों नहीं करते। सर डिबेंचर्स सोशी में इसलिए इंक्लूड नहीं करते, सर डिबेंचर्स सोशी में इसलिए इंक्लूड नहीं करते
क्योंकि सोशी में इक्विटी आती है ना, हम इक्विटी के क्लोजिंग बैलेंस कैलकुलेट कर रहे होते हैं ना सोशी में। तो सोशी में खाली जो इक्विटी होती है वो चीज़ आती है, और जिन चीज़ों से इक्विटी पे इफेक्ट पड़ रहा है वो चीज़ें आती हैं। डिबेंचर तो नॉन करंट लायबिलिटी है, तो दैट्स वाई सोशी में हम डिबेंचर्स को इंक्लूड नहीं करते। तो आप सिंपली यहाँ लिख देते, डिबेंचर्स आर नॉट इंक्लूडेड इन सोशी बिकॉज दे आर नॉट इक्विटी, दे आर नॉन करंट लायबिलिटी फॉर द बिजनेस। दैट्स वाई सोशी में सिर्फ इक्विटी आती है, दैट्स वाई हम डिबेंचर्स को जो है इंक्लूड नहीं करते सोशी में आगे, क्योंकि वो नॉन करंट लायबिलिटी है, इक्विटी नहीं है। सर ये पार्ट, सर पार्ट बी, सर पार्ट बी क्या कह रहा है, सर पार्ट बी क्या कह रहा है, कैलकुलेट द डिविडेंड पेड ऑन ऑर्डिनरी शेयर्स। बच्चे बोल रहे हैं सर डिविडेंड पेड ऑन ऑर्डिनरी शेयर्स, वो तो हमें गिवन नहीं है ऊपर। मैं बोलता हूँ कहां पर, बच्चे बोलते हैं देखें सोशल में डिविडेंड पेड गिवन है ना, शेयर्स को इतना 21,000 का डिविडेंड पे करा। मैंने बोला बेटा आगे पूरा तो पढ़ लो क्या लिखा है। बेटा आप लोग नीचे जाओगे पूरा देखो क्या लिखा है, क्या लिखा हुआ है, सॉरी, कैलकुलेट द डिविडेंड पेड ऑन ऑर्डिनरी शेयर फॉर द ईयर। क्या लिखा है, इन डॉलर पर ऑर्डिनरी शेयर, क्या लिखा है, इन डॉलर पर ऑर्डिनरी शेयर। पर शेयर डिविडेंड कैलकुलेट करके देना है सर, पर शेयर, पर शेयर कितना डिविडेंड पे करा वो कैलकुलेट करके देना है। कैसे कैलकुलेट करके दोगे पर शेयर डिविडेंड, सर पर शेयर डिविडेंड देना है, एक शेयर को कितना डिविडेंड पे करा, तो जो टोटल डिविडेंड है वो लेंगे, उसको डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स कर देंगे, तो बेटा पर शेयर डिविडेंड आ जाएगा। ऊपर जाते हैं बेटा, टोटल डिविडेंड हमने कितना पे करा, 21,000, डिवाइडेड बाय बेटा नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, 300,000। यस, तो हमारे पास गाइस पर शेयर डिविडेंड आ जाएगा, मेरे ख्याल से आ रहा है 0.07, 0.07 पर शेयर। ये हमने बेटा पर शेयर डिविडेंड निकाल दिया। ओके गाइस, क्लियर है, समझ आ गई गाइस, क्लियर है, आई होप आप सबको क्लियर हो, 0.07 पर शेयर। अब सर नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं, वेरी इजी पार्ट, क्या लिखा हुआ है सर, प्रिपेयर एन एक्सट्रैक्ट, दोबारा पूरी एसओएफपी नहीं बनानी, एक्सट्रैक्ट बनाना है, फ्रॉम द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन शोइंग द इक्विटी एंड लायबिलिटीज एट 31 अगस्त। सही है, इक्विटी, नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी वाला पोर्शन बनाकर दिखाना है बेटा, नॉन करंट एसेट वाला पोर्शन नहीं बनाना। तो मेरे ख्याल से दो कॉलम्स में काम हो जाएगा बेटा, ये हमने ले लिए दो कॉलम्स। सबसे पहले आपको पता है हेडिंग डलती है इक्विटी की। बेटा इक्विटी में क्या आ जाता है, जो सोशी के क्लोजिंग बैलेंसेज हैं वो एज इट इज आप इक्विटी में डाल देते हैं। सोशी के क्लोजिंग बैलेंसेज तो ऊपर हमारे पास है ना, 1,50,000, 90,000, 114,000, 1,50,000, 90,000, 114। सर मैं शॉर्ट फॉर्म्स लिख रहा हूँ, आप लोग पेपर में शॉर्ट फॉर्म यूज़ नहीं कर सकते, ओके। ऑर्डिनरी शेयर, जनरल रिजर्व एंड रिटेन अर्निंग। सर 3,54,000 इक्विटी का फाइनल आंसर आ गया। उसके बाद हेडिंग डलेगी गाइस, नॉन करंट लायबिलिटी। बेटा एसओएफपी ईयर एंड पर बनती है ना, तो इसमें सारे ईयर एंड के बैलेंसेस जाते हैं, और आपको ईयर एंड के बैलेंसेस ऊपर गिवन है ना। सर ये रहे सारे ईयर एंड के बैलेंसेस, इसमें से देख लें क्या क्या नॉन करंट लायबिलिटी है। सर डिबेंचर्स आर नॉन करंट लायबिलिटी, बैंक लोन बेटा शॉर्ट टर्म था तभी करंट लायबिलिटी में जाएगा, नॉन करंट लायबिलिटी में नहीं आएगा, ओके। तो एक ही नॉन करंट लायबिलिटी है, दैट इज डिबेंचर्स 50,000। बेटा नीचे गए डायरेक्ट फाइनल आंसर कॉलम में डाल दिया, एक ही नॉन करंट लायबिलिटी है दैट इज 50,000, नॉन करंट लायबिलिटी का फाइनल आंसर आ गया डिबेंचर्स। ओके, उसके बाद क्या हेडिंग डल जाएगी बेटा, उसके बाद हेडिंग डल जाएगी करंट लायबिलिटी की। लाइन बना दी बेटा, जितनी भी करंट लायबिलिटीज हैं पहले कॉलम में आएंगी, ऐड अप होकर फाइनल आंसर राइट कॉलम में। सर जहाँ क्लोजिंग बैलेंसेस गिवन है वहाँ देख लें क्या क्या करंट लायबिलिटीज गिवन है। सर एक तो आपके पास करंट लायबिलिटी ट्रेड पेबल हो गई, उसके बाद डिवेंचर्स नो। सर ये दोनों जो है ना अदर पेबल हैं, एक्सपेंस अक्रूड है, एक्सपेंस अक्रूड अदर पेबल होते हैं। एक ये हो गई बेटा, दोनों ऐड अप होकर अदर पेबल के नाम से जाएंगे। और एक ये शॉर्ट टर्म बैंक लोन हो गया 40,000। तो बेटा 73,000, इन दोनों को प्लस करेंगे, 4,800 प्लस 5,300, अदर पेबल आ जाएगा 10,100, और 40,000 बेटा बैंक लोन शॉर्ट टर्म चले जाएगा। तो 73,000, 40,000, 10,100, 73,000, 10,100 एंड गाइस 40,000, यस शॉर्ट टर्म बैंक लोन। सर ये तीनों करंट लायबिलिटीज आ गई। क्या आ गया, सबसे पहले आ गया आपका बेटा डिबेंचर्स, तो नॉन करंट लायबिलिटी ना युसरा, नॉन करंट लायबिलिटी में जाएगा ना डिबेंचर्स, तो लॉन्ग टर्म लोन होता है, ओके। ओके 73,000 क्या था यार, जहन से निकल गया, इट वॉज ट्रेड पेबल, ट्रेड पेबल, अदर पेबल एंड बैंक लोन। बेटा अब राइट कॉलम में फाइनल आंसर चले गया, 73,000 प्लस 10,100, 73,000 प्लस 10,100 प्लस 40,000। सर फाइनल आंसर राइट कॉलम में चले गया 123,100। सर नॉन करेंट लायबिलिटी इक्विटी का फाइनल आंसर प्लस नॉन करेंट लायबिलिटी का फाइनल आंसर प्लस करंट लायबिलिटी का फाइनल आंसर एडअप करते हैं बेटा, 354,000 प्लस 50,000
+1 2 3 100। सर 527 100 फाइनल आंसर आ गया बेटा, 527। सर इस क्या आंसर है, क्या नाम है इसका? टोटल इक्विटी, टोटल इक्विटी एंड लायबिलिटीज। सर ये आपका एक्सट्रैक्ट बन गया, पार्ट सी डन। हाँ जी। सर जी क्लियर और नॉट एवरीवन, जल्दी से बताएं ताकि हम आगे बढ़ सके बेटा, क्लियर है या नहीं क्लियर सबको? ओके आगे बढ़ते हैं। सर सेम वही पुरानी थ्योरी आ गई। स्टेट टू पॉसिबल रीजंस व्हाई डायरेक्टर ऑफ बी लिमिटेड ट्रांसफर 25,000 टू द जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व में क्यों पैसे ट्रांसफर करें, ये पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है आगे बढ़ते हैं। सर वही एक्सप्लेन टू डिफरेंसेस बिटवीन ऑर्डिनरी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स, ये भी पहले डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है एंड द लास्ट क्वेश्चन मेरे ख्याल से। आगे बढ़ते हैं। यस सर, पार्ट एफ जरा देखें। डिस्टिंग्विश बिटवीन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर एंड नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। सर इसकी डेफिनेशंस आपको लिखवाई थी और समझाई थी, वही यहाँ पर लिखनी है। याद है ना बेटा, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर को अगर डिविडेंड नहीं दिया करंट ईयर में तो उनको नेक्स्ट ईयर में मिलाकर दे देते हैं, लेकिन वेराज जिनके पास नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर है उनको अगर किसी साल डिविडेंड नहीं दिया तो उनको नेक्स्ट ईयर मिलाकर नहीं देते डिविडेंड। तो दोनों की डेफिनेशंस लिखवाएंगे बेटा, दोनों की डेफिनेशंस लिख देना, वही उनका डिफरेंस है। तो आपका डिस्टिंग्विश बिटवीन मतलब डिफरेंस बताना है क्यूमुलेटिव और नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर का। तो दोनों की डेफिनेशंस आप लिख देते, यहाँ पर आपको 2 मार्क्स मिल जाते। ओके गाइस, इजी, क्लियर है या नहीं क्लियर एवरीवन, जल्दी से बताएं। ओके, नाउ इज द लास्ट पार्ट, पार्ट जी इस क्वेश्चन का बेटा। पार्ट जी क्या कह रहा है? कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल बाय प्लेसिंग अ टिक इन द करेक्ट कॉलम्स टू इंडिकेट वेयर ईच आइटम वुड अपीयर इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। सर ये 3 आइटम्स दिए हैं, टिक लगाकर बताना है कौन सी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ये जाएंगे, ठीक है। ऑर्डिनरी शेयर डिविडेंड पेड, सर डिविडेंड पेड सोशी में आता है ना, रिटेन अर्निंग से माइनस होता है, तभी यहाँ टिक लगाया हुआ है। डायरेक्टर सैलरी बेटा एक्सपेंस है कंपनी का, इनकम स्टेटमेंट एक्सपेंस में जाएगी। सर अदर रिसीवेबल्स एसओएफपी में जाते हैं करंट एसेट में सर, तो एसओएफपी में टिक लगा दिया। क्लियर है गाइस? सर ये आज हमने कंपनी के 2 सवाल और किए हैं। यस आई नो बेटा, वो थ्योरी डिस्कस करना रहती है, वो मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा। और नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम लोग अपने नए टॉपिक पर मूव ऑन कर जाएंगे, ठीक है। आज मैं यहीं तक रख रहा हूँ गाइस। नेक्स्ट क्लास में शुरू के 5-10 मिनट वो कंपनी की थ्योरी डिस्कस करेंगे, देन वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। सर नेक्स्ट टॉपिक जो हम स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज कंट्रोल अकाउंट्स। बेटा बहुत ही ईजी टॉपिक है, 2 क्लासेस का टॉपिक है, 2 क्लासेस में कंट्रोल अकाउंट्स का टॉपिक हमारा खत्म हो जाएगा। ओके, तो बेटा आज यहीं तक रखते हैं, इंशाल्लाह हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, ख्याल रखें सब अपना।